लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन के प्लॉट्स पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। कभी कभी मेरी स्टोरी लाइन थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी कभी कभी कहीं कहीं बोरिंग हो सकती है, क्योंकि मैं कंटेंट के प्रति ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। अगर मेरी स्टोरी इस तरह से जानी चाहिए तो मैं वैसे ही लेके जाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा एंड देन इस कॉन्सर्ट को इंजॉय कीजिएगा, जो कि है माय बॉक्सर पार्टनर, रिंग बॉक्सर पार्टनर, सॉरी, रिंग बॉक्सर पार्टनर। तो ये एक बॉक्सर वांगजी है और एक पियानिस्ट हमारा वी वूसियान, जो कि विंग है। और इन दोनों के बीच की लव केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो 2024 और आज मैच होने वाला था, दो विपक्षों के दल में तनातनी मची हुई थी और सभी लोग चिल्ला रहे थे, वांगजी 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 वांगजी। वांगजी जो कि चाइना का मोस्ट हैंडसम बैचलर बॉक्सर है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बस उसकी एक ही गलती है कि जब वो नॉर्मल रहता है तो ठीक है, बट जब वो रिंग में उतरता है तो साइको पंथी पर उतर आता है और सामने वालों को फिजिकली तो हार्म करता ही करता है, साइकोलॉजिकल ट्रिक के द्वारा भी उसे हार्म करता है। और उसके बॉडी को, जो उसको वीक पॉइंट्स होता है, उसको वो डैमेज कर देता है। और सामने वाले जितने भी ओपोनेंट होते हैं उन सभी ओपोनेंट को वो बहुत ही बुरी तरीके से मार मार कर उसकी हड्डी पसली बराबर कर देता है। आज तक के अपनी लाइफ में वो अब कोई भी मैच नहीं हारा है। वो माइंड बॉडी के साथ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और हमेशा ही अपने सुपरविजन की वजह से वो जीतता आया है। आज भी वो सुपरविजन कर रहा था कि वो मैच जीतेगा, बस उसके अंदर एक ही चीज की कमी है, ईगो। बात उसके ईगो पे नहीं आनी चाहिए और वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता। सेल्फ लव बहुत ही ज्यादा है उसमें भरा हुआ और वो एक नंबर का रूड एरोगेंट खड़ूस लांगजी है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मैच को। वांग जी जो कि सुपरविजन में लगा हुआ था कि किस तरह से वो सामने वाले ओपोनेंट को वो हड्डी पसली तोड़ देगा। और सामने वाला ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वेन चाओ था। वेन चाओ भी लान वांगजी की तरह एक बहुत ही ज्यादा खूंखार एक बॉक्सर था, बट सिर्फ फर्क इतना था कि वांगजी फिजिकली तो वार करता ही करता था, मेंटली भी सामने वालों को चिढ़ाकर डिप्रेस कर देता था। मतलब कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलता था उसके बारे में कि सामने वाला उसकी बातों से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता था एंड देन बिग स्पोर्ट पे सीधे वांगजीवार करता था और सामने वाले ओपोनेंट को वो धाराशाही कर देता था। अर्थात कहने का मतलब है कि वो साइकोलॉजिकल ट्रिक के साथ में हमेशा जीत जाया करता था। तो आज भी वो सोच रहा था कि वेन चाओ की आखिर वीक पॉइंट क्या हो सकती है। फिर वो बहुत सारे न्यूज वगैरह कंज्यूम करता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे ऐसे न्यूज मिल जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गया था कि चलो उसे तो उसका मास्टर पीस मिल गया है, जिसे उसे बस अप्लाई करने की देर है। कुछ देर बाद उसे एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है पीने के लिए और वो पी लेता है। अभी दोनों लोग मैच बॉक्स रिंग में खड़े थे और जहाँ पे जो बीच में जो रेफरी था वो उन दोनों को हाथों को पकड़े हुए था और सभी लोग तालियों से गड़गड़ाहट कर रहे थे, जहाँ एक और सभी चिल्ला रहे थे, लान वांगजी लान वांगजी लान वांगजी, जो कि वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट हैंडसम था। और वहीं दूसरी तरफ वे वेन चाओ, वो भी कोई कम नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम था और अपनी फील्ड का वो भी पक्का खिलाड़ी था। उसके बाद जो रेफरी था सिटी बजाता है, उसके बाद 1 2 3 एंड स्टार्ट बोलता है और मैच शुरू हो जाती है। पहले तो नॉर्मल फाइट्स हो रहे थे उन दोनों के बीच में और बहुत ही इजी तरीके से हो रहे थे। फिर वांगजी उसको हिट करना स्टार्ट करता है एंड देन वेन चाओ खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। वेन चाओ को भी लान वांगजी के ट्रिक्स और टर्म्स के बारे में पता है कि वो एक तरह के मूव्स बार बार अप्लाई करता है और इसी वजह से वो उस मूव से वो बच पा रहा था। फिर वांगजी देखता है कि ओ, इसे भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है और ये भी कॉपी पेस्ट मार के आया है उसके जैसा। इसलिए वो खुद को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हुए वो सीधे से वेन चाओ को उसके पैरों से पकड़कर उसे उल्टा करता है और अपने बैक पर से नीचे ला करके सीधे पटक देता है एंड देन उसके लेफ्ट हैंड को उसके बैक पर लाकर मोड़ देता है और राइट हैंड के ऊपर अपने हाथ को रखे हुए था और उसके ऊपर वो पूरा चढ़ के अपने बॉडी से उसके बॉडी को दबाए हुए था। उसके बाद धीरे से वो हस्की टोन में एकदम कान के पास उसके जाते हुए बोलता है, तो तुमने आज कौन सा नशा किया है? कहीं वो वापस से वही सस्ता वाला नशा तो नहीं किया है ना, जिसे रास्ते में 2 4 रुपए में मिल जाते हैं? जाके
तुम्हारी खबर छपी थी कि मोस्ट हैंडसम बॉक्सर जो कि आह, बहुत ही ज्यादा रिच भी है, उसने बहुत ही सस्ता सा नशा किया था और उस नशे के पिक्चर के साथ में वो पकड़ा गया था क्लब में, ओरिएंटल क्लब, है ना। और वो इस तरह से उसको टीच कर रहा होता है। वेंचर जो कि दांत पीस रहा था, उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था और वो कहता क्या बकवास कर रहे हो। मुझे दोबारा कहता है मैंने कहा कौन सा सस्ता नशा किया है तुमने, हाँ कहीं आज भी तो करके नहीं आए ना, कहीं तुम्हारे ब्लड में वो टेस्ट मिले और फिर तुम यहाँ से नॉकआउट तो क्या होगा। विंटर जो कि अपना आपा खोता जा रहा था और लाइक वांग जी यही तो चाहता था। वो जैसे ही अपना आपा खोता है और सीधे आगे होता है, वांग जी उसके मुंह पर एक पंच लगाता है और सीधे वेन चाओ के मुंह से ब्लड आना शुरू। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था और वेन चाओ गुस्से में तमतमा रहा होता है। वो वांग जी का मुंह तोड़ना चाहता था बहुत बुरी तरीके से, उतना ही नहीं उसके हाथ पैर को भी वो इंजॉर्ड करना चाहता था, क्योंकि बात अब तो उसके भी ईगो पे आ गई थी और वो गुस्से में दांत पीस रहा था। उसके मुंह में जो नकली वाले जो सेफ्टी दांत पिन्स लगाए जाते हैं उसे निकालता है, फिर वो पानी से मुंह पोंछ रहा था। तो उसका जो कोच था वो उसे कहता है तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो, तुम शांत रहो। तो वेंचा उसे कहता है ये मुझे मेंटली हैरेस कर रहा है। तो वो कोच उसको देखता और कहता है ओ तो ये बात है, तो तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अवॉइड करो और इग्नोर करो। वेंचा कहता है कैसे करो, वो मुझे बोल रहा है कि मैं। फिर वो चुप हो जाता है और कोच को घूर कर देखता है। वहीं जो वांगजी था उसका कोच उसको उसके पसीनों को साफ कर रहा था, उसको एनर्जी ड्रिंक्स दे रहा था पीने के लिए। और वांगजी विन चाओ को मॉकिंग वाले स्माइल दे रहा होता है, जैसे मानो चिढ़ा रहा हो वो मैं ही जीतने वाला हो, ला 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 ला। इस तरह से विन चाओ का तो खून खौला हुआ था। सेकेंड राउंड का मैच दोबारा से स्टार्ट होता है, रेफरी बीच से हट जाता है, फिर उन दोनों में नॉर्मल फाइट्स होती है एंड देन एक दूसरे को वो बीट कर रहे होते हैं। बीट करने के बाद अब वांग जी उसको फाइनली हराना चाहता था, क्योंकि थर्ड राउंड जाते जाते वो विनर होना चाहता था, इसलिए इस राउंड में भी उसे जीतना था। वापस से उसके पैरों को मारता है एंड देन उसके पैरों को पकड़कर हाथों को पकड़कर एक दूसरे से इंटरवाइन कर देता है ताकि वो हिल डुल ना सके। और रेफरी 1 2 3 तब तक तो वेंचाओ अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाया था और 3 बोलने के साथ ही वांगजी खड़ा हो जाता है और बहुत प्राउड वाली स्माइल दे रहा होता है पहले तो सारे वहां पे खूबसूरत लड़कियों को जिसे वो विंक कर रहा होता है, फ्लाइंग किसेस दे रहा होता है। और उसके बाद वो वेंचाओ फिर से हाथ पटक रहा था उस बॉक्सिंग रिंग में एंड देन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। इस बार भी उसके कोच उसको समझा रहे थे लेकिन वेंचाओ को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो रस्सी के ऊपर हाथ पे हाथ मारे जा रहा था। और अब कहता है कि नो, साम दाम दंड भेद सब अपना करके इस सामने वाले ओपोनेंट को हराना होगा। उसके बाद तीसरा मैच स्टार्ट होता है और रेफरी वापस से 1 2 3 बोलकर स्टार्ट बोलकर वहां से क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैच शुरू होता है और वांग जी अभी पहले वाले मूव्स ट्राई नहीं करता है, वो सारे मूव्स उसने बदल दिए थे और अब वो उसके फीस की जगह पे उसके सीधे उसके राइट बाजू पे एंड देन उसके टमी एरिया पे वार कर रहा था। एंड देन वो ट्रिक बदल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं बल्कि 2 बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे, या फिर 2 बार ऊपर फिर एक बार नीचे, ऐसे ट्रिक कर रहा था। तो वेंचो को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा मूव नेक्स्ट करने वाला है, क्योंकि जब वो ऊपर करता था तो नीचे मारता था, नीचे करता था तो लेफ्ट साइड में मारता था। वेंचो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इस चक्कर में वो वांगजी को मुंह पे मारता है। वांगजी उसके हाथ को पकड़कर सीधे बैक, और फिर वो उसके बाद उसके बैक को पकड़े हुए था और उसके पैर को पकड़कर फिर से अपने ऊपर ला करके पटक देता है एंड देन उसके पैर को हाथ को उसके ऊपर बैठ करके उसके दोनों हाथों को क्रॉस करके पकड़े हुए थे। और आफ्टर ऑल वांगजी मैच जीत चुका था और सभी लोग ग्रॉल कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, उस साउटिंग कर रहे थे वांगजी 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 वांगजी। और वांगजी एक डबल स्मैक दे रहा होता है विंग चाओ को और उसे वापस से आंख मारता है। विंग चाओ तो जल भुन गया था। उसके बाद वांगजी चेंजिंग रूम में आता है और वो अपने कपड़ों को चेंज कर रहा होता है, जो कि वेन चाओ गुस्से के मारे तिलमिलाया हुआ था बदला लेने के लिए। दोनों के रूम्स अलग अलग थे, सब कुछ अलग अलग था और अपने रूम में वो सारे सामान को फेंक रहा होता है और गुस्से से कह रहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ वांगजी सारा कुछ कर लेता है एंड देन वो वहां से जा रहा होता है। तो वेंचाओ बाहर आते ही उससे कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, और इतना बोल करके दोनों अपने अपने रास्ते के लिए चले जाते हैं। वांगजी घर आता है तो उसके अंकल बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे और उससे कहते हैं तो तुमने ये मैच भी जीत लिया। वांगजी कह देता है अंकल अब तो आप बहुत हैप्पी होंगे ना कि मैंने ये मैच जीत लिया। तो अंकल कहते हैं यस मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, हाँ पर तुम्हारे लिए एक और काम है, तुम अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना।
तो वांग जी बहुत ही पोलाइट वे में कहता है, अंकल मैंने गुस्सा कब किया, मैं तो इतना प्यार से मैच खेल रहा था कि आपने मैच नहीं देखा। तो कहता, ठीक है इस मैच में तुमने नहीं किया पर तुमने पिछले बार तो किया ना, क्या तुम अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक नया पियानो क्लास को अटेंड किया, ज्वाइन करवाया है, तो तुम वहां जा रहे हो। वांग जी कहता है, नो मैं कहीं नहीं जा रहा अंकल। और वो चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। अंकल कहते हैं, इस लड़का का क्या होगा भाभी? तो लैनी आते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, जो भी होना होगा सब अच्छा ही होगा, तुम टेंशन नहीं लो। और यहाँ पे वांग जी के फादर नहीं है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वांग जी अपने कमरे में आता है और उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसकी नाक पे चोट लगी हुई थी, फिर भी उस पे अपना बैंडेज वैंडेज किया हुआ था और खुद को देखकर स्माइल कर रहा था और कह रहा था, हाँ मुझसे विनर तो कोई हो ही नहीं सकता। हमेशा जब तक मेरा राज रहेगा मैं ही विनर बनूंगा और मुझे पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना नाम कमाना है। और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, सावा लेने चला गया था। वहीं दूसरी तरफ एक हमारा पियानिस्ट जो कि स्टेज पर स्टेज परफॉर्म कर रहा था, वो पियानो के ऊपर इस तरह से हाथ चला रहा था मानो कि वो वायलिनिस्ट। वो इतना ज्यादा स्मूथली चला रहा था कि वो मतलब जैसे कंप्यूटर के ऊपर हैंड नहीं चलते टाइपिंग के टाइम में, इस तरह से। और वहां पे सारे लोग खड़े मोबाइल के जरिए, वहां पे लाइट्स ऑफ थी और सभी लोग मोबाइल से लाइट दे रहे थे और पूरा स्टेडियम, ऑडिटोरियम जो था वो पूरा का पूरा स्टेडियम वो पूरा मोबाइल की लाइट से भरा हुआ था। और वो जो हमारा वायलिनिस्ट था वो वायलिन्स बजा रहा था और वो सूदिंग कामिंग जो सॉन्ग्स थे ना, वो बस मदहोश करने वाला था और सभी लोग उसमें खोए हुए थे। जब वो परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो तालियों के साथ गड़गड़ाहट होती है और सब लोग बहुत खुश थे। वो उसके बाद अपना परफॉर्म खत्म करने के बाद जैसे ही नीचे आता है, सब लोग उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं। वो हर एक को, जितने भी रास्ते में आ रहे थे सबको वो ऑटोग्राफ दे रहा था और जा रहा होता है। उसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और कार में बैठ करके अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि सावा ले चुका था और वो कॉफी भी मंगा चुका था, कॉफी पीने के बाद उसको बाहर जाने का मन कर रहा था, इसलिए वो अपनी थार टाइप्स की जिप्सी को लेता है एंड देन उसमें बैठ करके बाहर निकल जाता है। उसके अंकल पूछते भी है, वेयर आर यू टू गोइंग, बट वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप से अवॉइड करता हुआ वहां से निकल जाता है। अब वही दूसरी तरफ हाईवे पे यू टर्न लेना था और लान वांग जी को लेफ्ट साइड जाना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पे उसकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। ये इस तरफ से जा रहा होता है और उस तरफ से रिंग की कार आ रही होती है। दोनों जीप की और कार की टक्कर हो जाती है और दोनों कार से धुआं धुआं उड़ रहा था। विंग कार में बैठा हुआ था तो उसका ड्राइवर, उसको थोड़ी चोट आई थी और विंग को भी चोट आई थी। और जो कि वांगजी की जिप्सी थी खुली थी तो उसके बस थोड़े से हैंड में चोट लगे थे और वो बचा हुआ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपने आप को बैलेंस करके रोक रखा हुआ था। उसके बाद वो उतर कर आता है, देखता है कि कार में से धुआं निकल रहा है और ड्राइवर को चोट लगा है। वो जैसे ही डोर नॉक करता है दूसरी साइड से विंग और उसका सेक्रेटरी जुआनमिन बाहर आता है। अरविंद गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, यू रास्कल, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने से कार आ रही है और तुमने उड़ा दिया? ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, कहीं que तुम राजा महाराजा आए हो? और अरविंद के मुंह में जो कुछ आ रहा था वो सब कुछ उसको सुनाया जा रहा था। वांगजी तो वहां उसकी हेल्प करने आया था, लेकिन जब उसको विंग सुना रहा होता है तो वांगजी का गुस्से का लेवल बढ़ रहा होता है और वो कहता है, सट अप, अच्छा सट अप, देखो मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन विंग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था और उससे दोबारा से कहता है, हाँ, गलती करने के बाद सॉरी, किसी को जान से भी मार दोगे उसके बाद सॉरी ही बोलते हो क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? वांगजी कहता है, मैंने कहा ना आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, चलो। विंग कहता है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो? तुम अपने आप को समझते क्या हो, मुझे आए हॉस्पिटल ले जाने वाला? और यहाँ पे विंग के अंदर भी बहुत ज्यादा गट्स था। भांग जी कहता, ओह रियली, तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, इतना बोल करके जो हमारा लान वांग जी था वो विंग के पास आता है। विंग पीछे हटते हुए कहता, ए तो तुम मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। तो हाँ हाँ, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? खुद को देखो, बॉडी बिल्डर, ऐसा लगता है जैसे कि किसी क्लब के बाहर खड़ा होकर के बाउंसिंग का काम करते होगे, बाउंसर बॉय। वांगजी जब सुनता है कि विंग ने कहा उसे बाउंसर बॉय, वो दांत पीसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने मुझे, बाउंसर बॉय? तो क्योंकि उसके नाक पे चोट लगा था, कान में चोट लगा था, आईब्रो के ऊपर चोट लगा हुआ था ना, इसलिए।
तो विंग कहता हाँ तो अपना हुलिया तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी किसी से लड़ झगड़ के आए हो, इसी वजह से तुमने पक्का ड्रिंक की रखी है, इसलिए तो तुमने मेरे कार को उड़ा दिया। तुम्हें पता है मेरी कार कितनी की है? 1 करोड़ की कार को तुमने ठोक दिया। ये तुम्हारा सरा हुआ जीप, इसे लेकर कहाँ जा रहे थे? हैं आउटडेटेड मॉडल को बाउंसर कहीं के। वांगजी जो कि कब से अपने गुस्से को कंट्रोल किए जा रहा था, एक हाथ मारता है विंग के कार पे। बेचारा का बोनट ही खुल गया था, जिसे देखकर विंग कहता हाँ तुमने मेरे कार के बोनट को खोल डाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें तुम्हें सबक सिखाता हूँ, अभी रुक जाओ। इतना बोल करके वो अपना फोन निकालता है। उसका फोन उसके पास था ही नहीं। वो जवानबिन की तरफ मुंह करते हुए कहता मेरा फोन कहाँ है, मुझे फोन दो अभी के अभी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जॉनविन कहता सर मेरी बात सुनिए, हम बैठ के बातें कर सकते हैं। विंग कहता हाँ तुम्हें अभी भी बैठ के बात करनी है? देख नहीं रहे हो उसने कार के बोनट को खोल डाला, इससे पहले कि वो पूरे कार खोल डाले मैं इसको मार डालूंगा। नहीं नहीं मुझे पुलिस केस करना है, अभी के अभी मेरा फोन दो। तो कहता सर हम सेलिब्रिटी हैं, आई मीन कि आप सेलिब्रिटी हैं तो पुलिस केस क्यों करना? कहता मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे फोन दो। भांगजी एक डबल स्मैक के साथ में कहता ओ तो तुम पुलिस केस करने वाले हो, तो मैं क्यों ना इस कार को ही फोड़ दूं। फिर वो दूसरा हाथ मारता है, बेचारा कार का बोनेट 2 खंड में डिवाइड हो जाता है। और वांगजी ऐसा करता है तो विंग चिल्लाते हुए कहता तुमने मेरी कार को तोड़ डाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? मैं तुम्हें देख लूंगा। जवानबीन तुमने कार का इंश्योरेंस कराया था? जवानबीन कहता सर ये हमारी कार नहीं बल्कि एजेंसी की कार है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो वांगजी को मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है, जॉनबिन उसकी तरफ उसके पीठ को पकड़कर उसको खींच रहा होता है। कहता सर 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 आप नहीं जीतेंगे, मत मारिए ना। वांगजी कहता ओ ओ देखो बिल्ली को देखो कैसे मुझे मारने के लिए झपटा मार रहा है, मैं आओ मैं आओ। कहावत तो सुनी होगी ना, खिंचानी बिल्ली खंभा नोचे। हे लिटिल कैट, तो तुम मेरे ऊपर चढ़कर मुझे नोचने वाले हो? ओ माय गॉड। तो विंग कहता यू ब्लडी बांसर्स, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें तुमने तुमने मेरे कार को तोड़ डाला, अब मैं कैसे पैसे दूंगा? ये तो 1 करोड़ की कार है ना। जानवीन आज हमारे शौक पे कितने पैसे हैं? सर कहते सर हमारे पास पैसे तो हैं, फिर हम बोलेंगे क्या किसने तोड़ा? तो वांगजी कहता है कि कह देना उनसे कि वांगजी ने कार तोड़ी है। इतना बोलकर वो वहां से जा रहा होता है तो विंग कहता है यू इडियट यू बाउंसर्स बॉय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ तो तुम्हें मेरी कार के पैसे देने होंगे वरना मैं तुम्हारे जिप्सी को मैं उड़ा दूंगा। इतना बोल करके वो जैसे ही खड़ा होता है तो वांगजी कहता ओ रियली, तो तुम मेरे जिप्सी को उड़ाने वाले हो? तो कहता हाँ तो तुम्हें क्या लगता है? अब बात तो विंग के ईगो पे भी आ गई थी। वो सीधे जाता है कार के बोनेट में से डीजल जो रखा हुआ था वो निकाल के लाता है और उसके ऊपर डालना शुरू कर देता है, डाल देता है। उसके बाद कहता है जानवीन लाइटर दो। कहता सर मेरे पास लाइटर नहीं। कहता हाँ, तुम्हारे पास लाइटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करते हो तुम? फिर वो कार खोलता है और विंग कभी कभी स्मोक करता था जब वो स्ट्रेस में रहता था। वो कार का डैशबोर्ड खोलता है और नीचे से वो ये निकाल करके उसमें से लाइटर निकालता है एंड देन कार को आग लगा दे जिप्सी को आग लगा देता है। देखते देखते वांगजी के सामने में उसकी जिप्सी धू 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 करके जल रहे होते। भाई साहब वांगजी का गुस्से का लेवल बढ़ा हुआ था। वो एक साइड था और जॉनमिन और विंग दूसरी साइड थे। वांगजी उस आग में से कूद कर उसके सामने आता है और विंग का गला पकड़ के उसको हवा में लटका देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार को आग लगाने की? हाँ तुम जानते हो ये मेरे जिप्सी को आग लगाने की, तुम्हें पता है ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी डैड की थी और तुमने उसे आग लगा दी। विंग कहता है मुझे नीचे उतारो, मेरा गला फंस रहा है और तुमने मेरे कार को क्यों क्यों तोड़ा? वांगजी उसको सीधे छोड़ता है और विंग धड़ाम से नीचे गिरता है। और वांगजी कहता है अभी तुम्हारे सेक्रेटरी ने कहा ना ये तुम्हारी एजेंसी की है, फिर तुम इसे अपना क्यों कह रहे हो? हाँ बेचारा वांगजी अपने जिप्सी को देखकर बहुत सैड फील कर रहा था और वो जैसे ही मारने वाला होता है बेचारा जानवीन बीच में आ जाता है और उसको लग जाती है। वांगजी कहता है मेरी नजरों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और अब तो मैं तुम दोनों को देख लूंगा। अब बेचारे यहाँ विंग डर गया था और कहता है ओए बाउंसर अंकल तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ वांगजी वापस से घूम कर देखता है, कहता क्या कहा तुमने? कहता हाँ तो बाउंसर वाई तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ तुम क्या देख लोगे? हम सेलिब्रिटी है और मैं एक पियानिस्ट हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ और ऊपर से तुमने मेरे कार को देखो कैसे कैसी हालत कर दी है, तो तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे भी देने होंगे। हांगजी एक स्मिरिक देता है एंड देन फोन निकाल करके किसी को बोलता है कि आकर के मुझे पिक करो। उसके बाद वो घूर कर देख रहा होता है, वहीं जानवीन बेचारा पिटने के बाद भी कार टो करने के लिए वो गैरेज में कॉल करता है
और 10 मिनट में वांगजी को पिक करने के लिए एक कार आ गई हुई थी और विंग के कार को ले जाने के लिए एक टो भी आ गया हुआ था। उन दोनों को ले जाते हैं उठा करके, और जो विंग था वहीं खड़ा था। और उसके बाद वो दोनों एक कैब बुक करते हैं एंड देन वहां से निकल जाते हैं। तब तक जो उसको लेने आया था वो अभी भी कार में ही था। उस लोगों के जाने के बाद वो बाहर आते हुए कहता है, वांगजी क्या हुआ है? वांगजी पीछे पलटते हुए उसे देखता है, जो कि वांगजी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और वो अपने हाथों को मुट्ठी को अपनी हथेली में गराए जा रहा था और एक हाथ मारता है उस जिप्सी के ऊपर जो कि धू धू करके जल रहा था। तभी लैंसिजन उसके हाथों को होल्ड करते हुए कहते हैं, वांगजी तुम अपने आप को हॉट कर रहे हो। तो वांगजी कहता है, काका ये हमारे डैड की निशानी थी ना, कैसे उन दोनों स्टूपिड ने जला दिया इसे। तो सीजन कहते, क्या हुआ था एग्जैक्टली मुझे बताओगे, और पहले कार में चलो बैठो तुम। इतना बोलकर लैंसिजन उसे कार में लेकर बैठा देते हैं। लैंसिजन जो कि एक बिजनेसमैन है और बिजनेस वर्ल्ड का एक बेताज बादशाह भी, और साथ में अंडरवर्ल्ड से भी वो बिलोंग करता है। वांगजी कहता है, काका मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। तो कहता है, देखो वांगजी वैसे तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाता है, चाहे तुम ऐसे लाओ या फिर वैसे लाओ या फिर जो तुम्हारे साइकिक ट्रिक्स है उससे तुम लाओ, तुम तो उसे ला ही सकते हो। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम उसे अपने पास न लाकर के तुम उसे उसके पास जाकर इतना उसे टॉर्चर करो कि वो जो गलती की है उसने उसे पछतावा हो पूरी लाइफ के लिए। लैंसिजन उसे बता रहे थे तो वांगजी के दिमाग में एक ख्याल आता है और कहता, सही कहा आपने, तो मुझे उसे सबक दिखाने के लिए उसके पास ही जाना होगा। कभी कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता बल्कि प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है ना गवा। और वो दोनों एक दूसरे को स्मेक दे रहे होते हैं। उसके बाद उस जिप्सी को भी गैरेज में ले जाया गया था और उसे ठीक करने के लिए दे दिया गया था। हालांकि अब उस जिप्सी में सिर्फ लोहा के अलावा कुछ भी बचा ही नहीं था, बट क्या ही कर सकते थे, मरता क्या ना करता, आखिर डैड की निशानी थी तो दोनों भाई उसे खो नहीं सकते थे। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। वांगजी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो सीधे अपने बॉक्सिंग रिंग में चला जाता है। वहां जाकर के पंच पे पंच बरसाया जा रहा था। बेचारे ने 3-4 बॉक्सिंग पंचेस बैग्स को फाड़ डाले थे और सारा बाल उस बॉक्सिंग रिंग के नीचे ढह 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 करके ढह होता है। तभी लैंसिजन उसके लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेकर के आता है और कहता है, ब्रो तो एक एक मैच हो जाए। वांगजी कहता है, यस ब्रो। उसके बाद वो दोनों भाई एक दूसरे से फाइट करते हैं, फाइटिंग फाइटिंग। बट यहाँ पे लैंसिजन भी एक बॉक्सर था और लैंसिजन ने ही वांगजी को बॉक्सर बनाया था, क्योंकि उसके डैड का अचानक से डेथ हो गया था हार्ट अटैक की वजह से, जिसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीचन के सर पे आ गई थी और अंकल ने प्रेशर बनाया था तो सीचन को बिजनेस वर्ल्ड संभालना पड़ा था। और साथ में उनके जो इलीगल धंधे थे, जैसे कुछ सप्लाईज करने वाले आर्म्स और वुडन्स और क्राफ्टिंग के सामान सब, चाइनीज सामान सब, तो उन सब की जिम्मेदारी लेनी थी। इसलिए लैंसिजन उस फील्ड में उतर गया और उसने अपना सपना पूरा किया अपने भाई के जरिए, क्योंकि वांगजी बचपन से ही उसकी साइकिक एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और हर बार वो सामने वाले अपोनेंट को एक अपोनेंट के तौर पर ही देखता था हर फील्ड में, और वो हमेशा ट्रिक लगाकर जीत जाता था। इसीलिए वांगजी को लैंसिजन ने एक बॉक्सर बनाने का ख्याल आया और उसने उसे बॉक्सर बना दिया। लैन वांगजी 3 साल में ही पूरे चाइना में नंबर 1 पे रूल कर रहा था और हर मैच को वो जीत चुका था। 25 से प्लस अवार्ड अपने नाम करा चुका था और उसके साथ कैप बैजेज और कैप बेल्ट्स भी थे और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। तो अभी अभी लैंसिजन और लैन वांगजी दोनों फाइट कर रहे थे और लैन वांगजी ऐसे तो सामने वाले अपोनेंट को हमेशा हरा देता था, लेकिन आज तक वो जिससे कभी नहीं जीत पाया था वो सिर्फ और सिर्फ लैंसिजन ही थे। लैन वांगजी हार जाने के बाद बैठा हुआ था और अपनी गहरी गहरी सांसों को थामते हुए कहता, काका मैं आपको हरा क्यों नहीं पाता हूँ? हाँ। तो लैंसिजन कहते हैं, कभी तुमने सुना है कि कोई भी शिष्य अपने गुरु से जीत जाता है? और फिर अपने भाई के बालों को केस करते हुए कहता है, वैसे वो था कौन? तो वांगजी को फिर से गुस्सा आ रहा था, तो वांगजी के हाथों को होल्ड करते हुए लैंसिजन कहता है, पहले बताओ फिर गुस्सा करना। तो वांगजी कहता है, काका वो एक पियानिस्ट था, पता नहीं कौन था, और कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी हूँ। तो लैंसिजन कहता, ओ वीवूसियान, तो तुम वीवूसियान से टक्कर लेकर आ रहे हो? तो वांगजी कहता, कौन वीवूसियान? तो कहता, तुम्हें मजा आने वाला है। वो बहुत ही ज्यादा चीयरफुल पर्सन है, बच्चे उसे बहुत ज्यादा लाइक्स करते हैं। वो पियानो के साथ में पियानी एक वायलिन भी बजाता है। उसका खुद का एक म्यूजिक ब्रांड है, उसकी कंपनी है और वो बहुत सारे सोच करता है, कभी वायलिन बजाता है, कभी पियानो बजाता है, कभी बांसुरी पे गाना बजाता है। और फैशन शो जब करता है तो वो रैंप पे बांसुरी बजाकर रैंप वॉक करता है। तो क्यों ना तुम उसको क्लास ज्वाइन कर लो,
क्योंकि अगर तुम उसे अपने पास लाना चाहते हो और उसे अपने कदमों में गिराना चाहते हो तो तुम्हें उसके पास जाना होगा। यू नो ना ब्रो। वांग जी और लैन सिचन दोनों एक दूसरे को आंखों में देख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को एक स्मेक लुक दे रहे होते हैं। अब 4 दिन बाद आज वापस से वांग जी का मैच होने वाला था और वेनचाओ का टीम्स का ही एक मेंबर था जिसके साथ वांग जी का मैच होने वाला था। रिंग में दोनों ओपोनेंट उतरे हुए थे और रेफरी जैसे ही अनाउंस करता है 1 2 3 एंड गो, वांग जी उस ओपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। वो ओपोनेंट भी बहुत कम नहीं था और वो वांग जी के फिजिकल ट्रिक्स को तो नहीं पता पता लगा पाया था, लेकिन हाँ उसे इतना पता था कि वांग जी साइकिक ट्रिक जरूर आजमाता है और उसने भी होमवर्क किया हुआ था वांग जी के खिलाफ। जी जैसे ही उसे कुछ करने को आता है तो वांग जी सीधे से उसे कहता, ओ क्यों, तुम्हें अपने डैड के मौत वाले दिन जब तुम उसके पास नहीं थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था, हाँ। और इतना बोल करके वो हंस रहा था। और सच में उस दिन वांगजी का मैच था और उनके डैड हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे थे और वांगजी टाइम पे नहीं जा पाया था, जिसकी वजह से वांगजी को बहुत गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि वांगजी अपने डैड को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और उस दिन अगर वो मैच जीत जाता तो उसे अवार्ड मिलने वाला था। आई मीन कि उसे बेल्ट मिलने वाले थे, बैचेस मिलने वाले थे और वो उसे ले जाकर के अपने फादर को दिखाता। जब वो जीत करके घर आया तो पता चला कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है और उस सबका गुनहगार वो खुद मान रहा था क्योंकि अगर वो उस दिन मैच में नहीं आता और ना खेलता, हो सकता है कि वो एक मैच नहीं जीतता, एक अवार्ड उसे नहीं मिलता, बट अपने डैड को तो वो देख पाता ना आखिरी समय में। उसकी बात सुनकर वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसके मुंह के ऊपर पंच पे पंच बरसाना स्टार्ट कर देता है। वो जो सामने वाला ओपोनेंट था उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी थी और अगर थोड़ी देर और वांग जी उसे मारता तो वो शायद से वहीं पे अपना दम तोड़ देता। इसी वजह से मैच रेफरी वांग जी को खींच करके उससे अलग करता है एंड देन फिर मैच अनाउंस कर दिया जाता है कि वांग जी जीत गया। हालांकि वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आया था तो वो जैसे ही अंदर आता है उसका जो कोच था नी मिंजो उससे कहता है कि तुम इस तरह से अगर लड़ते रहे तो एक दिन तुम अपने गुस्से की वजह से सब कुछ खो दोगे। पर अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, मैं तुम यहाँ नहीं खेल सकते हो। वांग जी कहता, क्या कहा आपने? आप मुझे रिस्ट्रिक्ट करने वाले होते कौन है? हाँ, मत भूलिए कि इस मैच के लिए आधा से ज्यादा स्पॉन्सर्स तो मेरे भाई ने दिए हैं। अब होते कौन है ये सभी चीजों को बैन करने वाले और मुझे रिस्ट्रिक्ट करने वाले? वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था अपने फादर के बारे में इस तरह से सुनने के बाद। तो वो नी मिंजो से बहुत ज्यादा फाइट कर लेते हैं। नी मिंजो उसे रोकते हैं पर वांग जी गुस्से में आकर के नी मिंजो को एक पंच लगा देते हैं। नी मिंजो जो कि उसका एक कोच था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और कहते हैं, राम वांग जी यू आर फायर्ड 3 मंथ के लिए और उससे पहले तो तुम अपनी शकल मुझे दिखाना मत। वांग जी को अभी भी और गुस्सा आ रहा था, वो एक लात मारता है बेंच को और बेंच बेचारा पलट गया था। और उसके बाद वो वहां से चला आता है दांत पीसते हुए बाहर। जब वो बाहर आता है तो उसका जो लैंस सीजन का जो सेक्रेटरी था त्यान हाउ, वो आते ही कहता है, सर आप घर चलेंगे या कहीं और? वांग जी गुस्से के मारे कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठ जाता है। वो जब घर आता है तो उसके घर आने के बाद वो सीधे ऊपर जा रहा होता है और ये बात आग की तरफ फैल गई थी और सबको पता चल गया था कि वांग जी ने अपने कोच के ऊपर हाथ उठाया। उसके अंकल को भी पता चल गई थी और अभी तक ये बात मीडिया में आई नहीं थी। मीडिया में सिर्फ इतना आया हुआ था कि वांग जी ने गुस्से के मारे सामने वाले अपोनेंट को मार मार कर बहुत बुरा हाल कर दिया, उसका भट्टा बना दिया। और ये फ्रंट पेज पे न्यूज जा रही थी, फीडिंग में जा रही थी और वायरल भी हो रही थी, ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च में जा रहा था ये। अंकल उसके पास आते हैं और उसे कुछ पूछने का ट्राई करते तब तक वांग जी ऊपर चला गया था और जाकर के वो वापस से कमरे को लॉक करके और पंचिंग बैग के ऊपर थ्रो करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो अपने हाथ में स्माइलीज बॉल लेकर के अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर रहा था बट फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो गुस्से से निकलकर बॉक्सिंग रिंग की तरफ जा रहा होता है तो उसके अंकल कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। तभी नीचे लैनी भी खड़ी थी और कहते, वांग जी मेरी बात सुनो, नीचे आओ। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता, व्हाट द हेल, व्हाट द मैटर मॉम, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है, मुझे बस अभी यहाँ से जाना है। उसकी मॉम कहती है, मैंने कहा ना नीचे आओ अभी के अभी। इतना बोलना हुआ था कि वांग जी गुस्से में दांत पीसता हुआ उसके सामने आता है तो अंकल किरण एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही कोच को पंच लगाने की? क्या तुम भूल गए हो कि वो तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं? हाँ। तो वांग जी कहता, सो व्हाट, उन्होंने मुझे डांटा, मुझे बोला कि मैंने उसे मारा।
तो मैं उसे मारता नहीं तो क्या करता? आप जानते हैं वो क्या बोल रहा था? वो डैड के बारे में बोल रहा था। तो अंकल कहते हैं तो उसने गलत क्या बोला? हाँ, उसने जो बोला वो सही बोला। तो वांग जी कहता है अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? मतलब आप, आपका कहने का मतलब है कि मैं जिम्मेदार हूँ उन सभी चीजों का? तो उसके अंकल कहते हैं नहीं, तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम या कोई भी जिम्मेदार नहीं है। पर उसने जो कहा तुम उसे ले क्यों रहे हो? हाँ, वो तुम्हारे ऊपर हावी कैसे हो सकता है? तुम उसकी बात सुन कैसे सकते हो? वांग जी, तुम अपना आपा कैसे खो सकते हो? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था। अंकल उसको खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं। उसकी मॉम को भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। जो कहता है अभी के अभी तुम जाओगे नीम इंजन से मिलने के लिए और उनसे सॉरी बोलोगे। तो वो बोलते हैं, तो वांगजी बोलता है कि मॉम, आपको क्या लगता है कि इन सब की वजह मैं हूँ? उसकी मॉम बोलती है मुझे नहीं पता कि वजह कौन है, बट जो भी है बस जाओ और उनसे माफी मांगो, क्योंकि वो तुम्हारे कोच हैं। तुम्हें 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है और तुम बोल रहे हो कि इन सब की वजह मैं हूँ। अभी भी तुम ये पूछ रहे हो? सीरियसली वांगजी? वांगजी कहता है नो, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तब बोलकर वो पंचिंग, सॉरी, बॉक्सिंग रिंग में चला जाता है घर वाले ही में। और वहां जाकर बहुत ज्यादा थ्रो आउट कर रहा था, अपना सारा गुस्सा उस बैग के ऊपर निकाल रहा था। लगातार 4 घंटे के साथ उसके साथ खेल लेने के बाद भी वो उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो बैठ रहा था, ड्रिंक कर रहा था और उसको थ्रो कर रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। लैंस सिचन जब रात को 1 बजे घर आते हैं तो बॉक्सिंग रिंग में आवाज सुनकर वो ज्यादा चौंक गए थे। वो उधर जाने ही वाले थे, तभी अंकल बाहर निकल कर आते हैं, उसे सारे बात बता देते हैं। लैंस सिचन को भी हालांकि पता चल गया था, क्योंकि त्यानहाओ ने उसे आकर बता दिया हुआ था सारी चीजें कि क्या क्या हुआ था। और त्यानहाओ हर मैच में वहां रहता था। खासकर लैंस सिचन ये देखने के लिए रखते थे कि वांगजी कहीं गुस्से में अगर कुछ गड़बड़ ना कर दे तो वो बाद में संभाल लेगा। तो लैंस सिचन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है सो व्हाट अंकल, अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो क्या फर्क पड़ता है? हम रेफरी, कोच, मैच हर चीज खरीद सकते हैं ना। हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। तो लान वांग जी लैंड किरण कहते हैं लैंड सिस्टम तुम उसे बिगाड़ो मत। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो अपना आपा खो देगा। मैंने उसके लिए म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया है, तो वो वहां जाएगा, सुनेगा और अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेगा। नहीं तो उसे थेरेपिस्ट के पास भेज देंगे हम। और तुम जानते हो ना, अगर वो थेरेपिस्ट के पास गया तो बाहर उसकी रेपुटेशन क्या होगी। इसलिए उसे जाओ, समझाओ कि वो जाएगा और ज्वाइन करेगा। अरे इतना बोलकर उसको वो कार्ड दे देता है। उसपे वो म्यूजिक ब्रांड लोगो देखता है जहाँ पे यूनिक लिखा हुआ था। वो देखते ही कहता ये, कहता और वहां पे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, वो जो चाहे क्लास ज्वाइन कर सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। और इतना बोल करके अंकल अपने कमरे में फक काटते हुए चले जाते हैं। लैंस सिचन के चेहरे पे एक स्माइल थी और डेविल वाली स्माइल थी। और वो वांगजी के कमरे में आता है, उस बॉक्सिंग वाले मैच वाले कमरे में जहाँ वो बना हुआ था। वांगजी बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। लैंस सिचन रस्सी कूद कर उसके अंदर जाते हैं और कहते हैं तो क्या कर रहा है मेरा बेबी ब्रो? वांगजी बस एक नजर गुस्से से उन्हें देखता और कहता है वाह, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, वरना आप भी मुझे ही हर चीज के लिए ब्लेम करेंगे। प्लीज जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं सुनकर थक गया हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है और आपको भी लगता है कि ये सब मेरे लिए, मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है। मुझे उस दिन मैच नहीं खेलने जाना चाहिए था, मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। गाँव नासी जन कहते हैं देखो, फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हैं और उसके हाथों को सहलाते हुए कहते हैं कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, कुछ चीजों पे हमारा हक नहीं होता है। तो तुम टेंशन नहीं लो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे वजह से डैड को कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है उस दिन डेस्टिनी में लिखा हुआ था, इसलिए हुआ है। इसलिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो वांगजी उसको घूर कर देखता है, अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहता है सरप्राइज का? तो वो कार्ड बढ़ाते हुए कहता अब तुम्हें 3 महीने के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है, तो तुम उसको यूज यहाँ कर सकते हो और तुम उससे अपना बदला भी ले सकते हो। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें उसे जान से मारना चाहिए, बस बस कोशिश करना कि वो तुम्हारे कदमों में झुके, क्योंकि वो डैड की निशानी थी और मैं खुद चाहता हूँ कि उसे रिग्रेट हो। और इतना बोलकर लैंसिचन वहां से उठ के चले जाते हैं। वांगजी उस कार्ड को अपने हाथ में लेकर उलट पलट कर देखता है जहाँ पे यूनिक लिखा हुआ था, और वहां पे सिंगर का, प्रोड्यूसर का और को फाउंडर का नाम बी बुसियान लिखा हुआ था। और वो देख कर एक डबल स्मेक करता है। अब 2 दिन बाद वांग जी, जो कि इतना ज्यादा थका हुआ था, तो अगले दिन वो पूरा दिन सो रहा था। रात को उठा, खाना खाया, फिर वो सो रहा था। इसलिए अब अगले दिन वो उठता है, उस कार्ड को देखता है और एक डबल स्मेक देते हुए उठ के बैठ जाता है।
फिर वो रेडी होकर के सीटी बजाते हुए नीचे आता है। उसकी मॉम भी डर ही गई थी ये सिटी, तो उसके पास आते हुए कहती है, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, कहता मॉम मेरा आज बहुत हैप्पी मूड है, अंकल ने जो मेरे लिए म्यूजिक क्लास अटेंड करने के लिए कहा है तो मैं वही जा रहा हूँ, तो कैसा रहेगा कि आप मेरे लिए नाश्ता जल्दी जल्दी लगा दे। उसकी मॉम जो कि एक फ्रीलांसर बिजनेस वूमन थी, तो वो उसको नाश्ता लगा देती है और उसके बाद अपनी फ्रीलांसिंग के काम में वो लग जाती है। वांग जी चुपचाप से उस नाश्ता को करता है अंदर, वहां से उठ के वापस से अपनी बाइक की कीज लेता है और उस पे बैठ करके वहां से चला जाता है। वांग जी ने भी ड्रेस वेयर किया हुआ था, क्रैंकी जीन्स जो कि फटा हुआ था, ब्लैक लेदर जैकेट, अंदर अंदर से हाफ गंजी टाइप्स बनियान टाइप्स था, वो टी शर्ट ही था बट हाफ था। उसके बाद वो सीधे आता है वहीं यूनिक स्टूडियो के सामने और वो उसे देखते हुए सिटी बजा रहा था और चाबी को हाथ में घुमाते हुए अंदर आ रहा होता है। उसके बाद वो अपना कार्ड निकालकर जैसे ही रिसेप्शनिस्ट के पास रखता है, रिसेप्शनिस्ट तो चौंक ही जाती है और चिल्लाते कहती है, लालवान जी सर, ओ माय गॉड आप यहाँ। मैं तो ओह भाग्य हमारे कि हमें आपके दर्शन हुए सर, प्लीज ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। और वहां पे भीड़ जमा हो गई थी लालवान जी का सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए। सारे लोग उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे, हालांकि वो खुद एक म्यूजिक कंपनी था, बट फिर भी लालवांग जी का ऑटोग्राफ ले रहा था। तो जो उसका जो सेक्रेटरी था विंग का, मिन्हा जियानमिंग, वो कहता है सर आपको पता है बाहर भीड़ लगी है। तो जो कि वी बुसियान अभी जस्ट कार में बैठा ही था और वो अंदर इन करने वाला था और रिसेप्शन के पास इतना सारा भीड़ देकर कहता यहाँ भीड़ क्या चीज का है मीन। तो कहता सर आपको पता है अब नया कोई आया होगा, मैं देखता हूँ। वो अंदर जाकर जैसे ही देख के बाहर आता उसका मुंह बना हुआ था। कहता सर यहाँ पे वो वही वही आया, वो रात वाला स्ट्रेंजर बाउंसर बॉय। तो विंग कहता बाउंसर बॉय? तो कहता यस सर, जिसकी जिप्सी हमने जला दी, क्या वो हम पे केस करने आया है? विंग कहता है मैं देखता हूँ। इतना बोलकर वो अंदर आता है तो सभी लोग साइड हो गए थे और सभी लड़कियां फिर विंग के लिए चिल्ला रही थी। फिर उसकी ओर भागते हैं। विंग उन सबको साइन दे देता है और वो एक डेविल स्नेक के साथ में वांगजी को देख रहा था, मतलब वो चिढ़ा रहा था उसको, देखो मेरा भी नाम और फीम है। उसके बाद सभी लड़कियों को बोलता है आप सब लोग क्लास में चलिए प्लीज। सभी लड़कियां अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात सुन करके क्लास में चली जाती हैं और विंग उसके पास आते हुए अपने स्पेक्स को नीचे करते हुए से कहता है तो यहाँ पे क्या तुम मुझे पैसे देने आए हो? वांगजी एक डबल स्माइल देते हुए उसे कहता ओ, और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है तो कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पैसे देने आया हूँ? एक का हद तक देखा जाए तो मुझे पैसे तुम्हें देना चाहिए था, बट था पर तुमने क्या किया, मेरे जिप्सी को जला डाला। ने मेरे फादर की लेगेसी को जो लास्ट बची हुई थी तुमने उसको जला डाला। मेरे फादर की मेमोरी को तुमने जला डाला। मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था और उस जिप्सी को उन्होंने मुझे चलाना सिखाया था, उसे तुमने जला डाला। तो वाजिब तौर पर देखा जाए तो मुझे पैसे फॉरवर्ड कौन कर रहा है? विंग वापस से, क्योंकि उसकी बात सुन रहा था और वो पीछे पीछे हो रहा था और वांगजी उसके ऊपर चढ़े जा रहा था। और अभी ना विंग एग्जैक्टली मिन के पीछे था और मिन ने उसको बैक से पकड़ के रखा हुआ था और वांगजी उसके ऊपर चढ़े आ रहा था। विंग तक तो तुम जो भी हो मुझसे 2 हाथ की डिस्टेंस बना के खड़ा हो जाओ फिर बात करो। वांगजी कहता है नहीं कर रहा मैं, इतना बोलकर उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचता है और उन दोनों के रील्स बन रहे थे भाई। और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है तो मेरे पैसे कब लौटा रहे हो बताओ मुझे, वरना फिर मैं यहीं बैठ जाता हूँ और अगर मैं यहीं बैठ गया तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। हाँ ये इतना सुंदर सा जो स्टूडियो देख रहे हो इसका मैं क्या हाल करूंगा। बेचारे विंग को वो सीन याद आ रहा था जब वांगजी ने एक हाथ मारा था और बोनेट क्रैक हो गया था, दूसरा हाथ मारा था तो 2 पार्ट ही में बट गया था वो, मतलब उड़ गया था, खुल गया था वो पूरा। विंग के खबरदार अगर मेरे स्टूडियो को कुछ भी किया तुमने तो, और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कहता ओ हाँ मैं तो अपना इंट्रो देना भूल ही गया, मैं तुम्हारा न्यू स्टूडेंट और तुम्हें पता है क्या, स्पेशली तुम ओनली फॉर मेरे लिए प्ले करने वाले हो, वो भी वायलिन और साथ में पियानो और साथ में बांसुरी भी। और मेरा जब मन करेगा तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आकर के क्लास ले सकता हूँ। तो विंग कहता हाँ कुछ भी, मतलब तुम्हें पता है मेरे क्लास अटेंड करने के लिए कितनी फीस लगती है और पहले से ही लाइन में लगना पड़ता है, तो यहाँ भीड़ कम करो और चलते बनो। वांग जी कहता ओ रियली। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कहता है हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, तो क्या आप इन्हें बताना चाहेंगे कि मेरी क्लास है?
वो रिसेप्शनिस्ट भागकर विंग के पास आती है और कहती, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हमने इन्हें क्लास नहीं दी तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। तो विंग कहता, ओ शट अप शट अप शट अप, क्या बोल रही हो तुम, हाँ ये एक बाउंसर बॉय के लिए हमारी कंपनी क्यों बंद होगी। तो कहता, सर वो बाउंसर बॉय किधर से लगता है, तो वो बॉक्सर है। और आपने लानवांग जी का नाम नहीं सुना। तो कहता, लानवांग जी हू द हेल। फिर वो चुप हो जाता है और लानवांग जी को देखता है, जो कि लानवांग जी बड़ी ही अच्छी वाली स्माइल दे रहा था विंग को। और वो कहते, लान वांग जी। तो फिर लड़की कहती, यस सर लान वांग जी, वो लान वांग जी है। और आपको पता है, तो विंग कहती, आके मत बोलो, मैं समझ गया, वो लैंड हायर का दूसरा बेटा है ना, आई मीन की वो लैंस है, आई मीन की वो लैंस ही है ना। और वो मिन की तरफ देख रहा था, मिन भी बेचारा शॉकिंग स्टेज में चला गया था। उसने कैसे नहीं सोचा कि ये एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि लैंड हायर, सामने साक्षात मॉन्स्टर खड़ा था उन दोनों के। और कहता है, मुझे कैसे नहीं पता चला, हम क्या कर रहे थे, हम एक नंबर के इडियट कैसे हो सकते। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं। उसकी जिप्सी हमारे कार से भी ज्यादा महंगी होगी, और मैंने उसकी जिप्सी को खटारा बोला, और मैंने इसे बाउंसर बॉय बोला। ओ माय गॉड, ओ नो। विंग अपने मन में खुद को कोस रहा होता है। वो लड़की कहती, सर और आपको इन्हें क्लास देना है, वो भी पर्सनली और प्राइवेट में, और आप ही इसे क्लास देंगे सर। विंग कहता है, गई भैंस पानी में। मैं क्यों फंस गया। फिर भी वो अपने आप को मिस्टर लैन वांगजी आईब्रो चढ़ाते हुए उसके पास आता है और कहता, ओ टोन बदल गया, मतलब बाउंसर बॉय से मिस्टर लैन। विंग 1 लाख मारने वाला था उसको, लेकिन बेचारा गुस्से का घूंट पी करके बर्दाश्त था और कहता है, सॉरी आई एम सॉरी मिस्टर लैन, देखिए उस दिन जो भी हुआ वो गलती से हो गया, तो हम 50-50 कर लेते हैं, मतलब कि मैं आपके जिप्सी के पैसे दे देता हूँ और आप साइन कर दीजिए ताकि मेरे इंश्योरेंस कवर हो जाए, यू नो ना सर। तो कहता है, पहले मुझे क्लास दो। और इतना बोलकर वो आगे जाने लगता है। फिर जाते जाते कहता है, बाय द वे मुझे जाना किस तरफ है, लेफ्ट है या राइट। तो विंग कहता, मैन इन्हें क्लास में ले जाओ। और वहाँ पे बहुत सारे क्लास चलते थे जिसमें उसके द्वारा हायर किए हुए म्यूजिक टीचर जो थे वो सबको क्लास कराते थे और ट्यून कराते थे एंड देन बताते थे और लेते भी थे। वो स्टूडियो भी था जहाँ पे विंग अपना एल्बम लॉन्च करता था और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करता था और क्लास भी अटेंड करवाता था, और बीच बीच में वो जाकर खुद भी चेकआउट करता था। तो जो मिन था उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाता है जहाँ पे वांगजी उस रूम में गया था जहाँ पे विंग रिहर्सल करता था। उस रूम में लाकर के उसको बिठा देता है। वो कमरा बहुत ही शानदार था, मतलब कि वो बहुत खूबसूरत कमरा था। एक बहुत बड़ा सोफा था, एक बहुत बड़ा लॉन्ग लंबा सा टेबल लैंप था जो ऊपर से सीधे सोफा तक आता था, और सामने पियानो रखा हुआ था, उसके बगल में वायलिन रखा हुआ था, उसके ऊपर ही 2 बांसुरी छोटे छोटे रखे हुए थे, और उसके बगल में एक गिटार भी रखा हुआ था, और साथ में एक ड्रम बॉक्स भी रखा हुआ था। वांगजी उस कमरे को पूरा अच्छी तरह से देख लेता है। उसके बाद वो वायलिन के पास आता है, उस वायलिन पे हाथों को चलाते हुए टंग टुंग की साउंड निकालते हुए आगे बढ़ता है। बांसुरी को उठाकर देखता है, वायलिन को उठाकर देखता है, गिटार को उठाकर देखता है, फिर उस ड्रम स्टिक को हाथ में लेकर उसे देखता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, तो इतने सारे चीजों को तुम कर लेते हो, हाँ वैसे भी देखने में इतने बुरे भी नहीं हो। तभी वहां पे विंग आ चुका था और कहता, एक्सक्यूज मी आपको क्या सीखना है। कहता, मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे सिखाओ। पर मुझे सीखना नहीं है, मुझे सुनना है। विंग कहता है, क्या मतलब आपको कि सीखना नहीं सुनना है। तो कहता, मैं यहाँ क्लास अटेंड करने आया हूँ, मतलब कि तुम बजाओगे और मैं सुनूंगा, मुझे सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ये सारी चीजें बजाकर बताओ। और हाँ, साथ में मुझे बांसुरी भी सुननी है, मैंने सुना कि तुम बांसुरी बहुत अच्छा बजा लेते हो, बीवोसियन। तो विंग उसके मुंह से बीवोसियन सुनकर उसे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और कहता, ठीक है सर। और इतना बोल करके वो वहां पे बैठ जाता है। और वो जब जो वायलिन था, पियानो था, बजाने वाला था, कहता, मुझे पियानो नहीं सुनना है, मुझे वो ड्रम बजाना सिखाओ, आई मीन कि वो ड्रम बजाओ, उस पर अच्छी सी म्यूजिक बजाओ, और साथ में मुझे बाद में बांसुरी भी बजा के दिखाना, ठीक है ना। कहता, बट मैं कैसे करूंगा सर, पहले मुझे ड्रम बजा के सिखाओ, सुनाओ। और इतना बोलकर वो एक कुर्सी लेता है और पियानो के जस्ट बगल में जाकर बैठ जाता है। बेचारा विंग अभी नर्वस हो रहा था उसके सामने में, और वहीं विंग वो ड्रम पे जाकर बैठा हुआ था, और बहुत सारा जो ड्रम्स बैंड होते हैं ना साथ में जुड़ा हुआ रहता है, बड़ा छोटा बहुत सारा। तो वो हाथ में उस ड्रम स्टिक को लेता है एंड देन सॉन्ग बजाना स्टार्ट करता है। और अब तक का 3 नंबर वाला सॉन्ग वॉल्यूम 3 बजा रहा था वो, और वांगजी अपनी आंखें बंद करके उस सॉन्ग्स में खो गया था। वो सॉन्ग मैक्सिमम 12 मिनट का था, लेकिन विंग ने उसे 4 मिनट में ही एंड कर दिया था। और वांगजी जब देखता है कि वो खत्म हो गया,
तो अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है तुमने बजाना बंद क्यों कर दिया? तो कहता अब वैसे ये वॉल्यूम्स 12 मिनट का है बट अब हो गया है तो अभी क्या करना है मुझे, बस बजा दिया ना मैंने। तो कहता ओ रियली, बट मुझे आगे भी सुनना है तो बजाओ ना। अरे इतना बोल करके वो कहता अब वो बांसुरी बजाओ। फिर बेचारा विंग उस बांसुरी को उठाता है एंड देन बुजी सॉन्ग बजाना स्टार्ट करता है। विंग उस मेलोडी सॉन्ग में खो गया था, वो इतना ज्यादा खो गया था कि वो कहता है कि मेरे लिए 1 घंटे तक बजाओ। विंग कहता हाँ 1 घंटे तक? वो कहता मैंने कहा मेरे लिए 1 घंटे तक बजाओ, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं फ्री बैठा हूँ। विंग मन में कर्स करते हुए कहता इस बाउंसर बॉय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके वो जिस सॉन्ग्स को बजाना स्टार्ट करता है। वो मेलोडियस सॉन्ग्स इतना ज्यादा सूदिंग और कामिंग था कि वांगजी उस सॉन्ग को सुनते सुनते सो गया था। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्रेश, उसकी बॉडी हल्की लग रही थी, उसका माइंड हल्का लग रहा था और वो सो चुका था। 1 घंटा हो गया था और वहीं पीछे विंग और मीन दोनों खड़े थे और कहते इस बाउंसर्स बॉय ने तो मुझे थका दिया, मेरे ड्रिंक लाए हो? तो विंग उसको ड्रिंक दे देता है और विंग पी रहा होता है। तो विंग जब ड्रिंक पी रहा होता है तो उसके दिमाग में खुराफात आइडिया आता है। कहता अभी के अभी जा करके तो वो जो चिली वाला जो क्रीम आता है ना वो लेकर के आओ। कहता सर आप क्या करने वाले हो? कहता मैंने कहा ना लेकर आओ। फिर वो रेड कलर का मॉकटेल मंगवाता है और उसके अंदर वो चिली वाला जो रहता है क्रीम टाइप्स का रहता है वो उसके अंदर डाल देता है स्ट्रॉ के अंदर भर करके। पहले तो उस क्रीम को पूरे स्ट्रॉ में भरता है एंड देन उस स्मूदी में डाल देता है और वो उसके पास आता है और मिंग को बोलता है इशारा करके तुम जाओ। मिंग चला जाता है, उसके बाद वो मॉकटेल आगे करता है एंड देन उसके बैक पे टॉप टॉप करते हुए कहता है सर ये रहे आपके लिए ये मॉकटेल, आप पियेंगे? विंग की वॉइस सुन करके वांगजी अपनी आईज तिरछा करते हुए उसको देखता है तो सामने मॉकटेल का ग्लास था लंबा वाला और कहता है ओ ये मेरे लिए, थैंक यू। और इतना बोलकर जैसे ही वांगजी जैसे मुंह में सिप लेता है तो एक ही बार में बहुत सारा गटक के अंदर जाता है ना, जैसे ही गया था विंग जब देखता है कि वांगजी मुंह बना रहा है और सही में वांगजी कर रहा होता है और वांगजी जब ऐसा कर रहा होता है तो विंग हंसना स्टार्ट कर देता है और वो इतना जोर से हंस रहा था, वो अपने पीठ पकड़ कर हंस रहा था और बहुत जोर से हंस रहा था। वांगजी तो पहले उसको हंसता हुआ देख रहा था कुछ सेकंड के लिए, फिर वो जब इसे याद आता है कि ओ नो मॉकटेल में कुछ है, वो उठ करके सीधे वांगजी के पास आता है और उसको धर दबोचता है। और वांगजी जब ऐसा करता है तो विंग एकदम घबरा गया था, कहता ये आप क्या कर रहे हैं सर, मुझे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, और उसको जैसे धक्का देने वाला होता है। वांगजी ने उस मॉकटेल को कुर्सी के पे रख दिया हुआ था। विंग वांगजी के साथ लेकर गिर जाता है और वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को इंटेंसली देख रहे होते हैं और विंग की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वांगजी उसको तो गुस्से का पारा चढ़ा हुआ था और उसके नाक लाल हो गए थे और लिप्स बहुत ज्यादा तीखा हो गया था और वो गुस्से के मारे कहता है तुमने क्या मिलाया उसमें? कहता सर मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, आप हटेंगे प्लीज। तो वांगजी कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसमें क्या मिलाया? हाँ। तो विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, बस मैंने उसमें चिली का सॉस डाला और कुछ भी नहीं। अजीब था। ओ रियली, तो तुम्हें भी टेस्ट करना चाहिए ना। इतना बोल करके वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और दोनों एक इंटेंस किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग जबकि उसके हाथ को मार रहा था तो उसके दोनों हाथों को जो कि वो बाउंस मतलब बॉक्सर है ऑब्वियसली उसके दोनों हाथों को पकड़ के बीच में कर देता है और उसको चापे हुए था अंदर किस कर रहा था। अब बेचारा जो फील वांगजी कर रहा था वो फील विंग भी कर रहा था। उसके पूरे लिप्स रेड हो गए थे, स्वॉलन हो गए थे और उसे तीखा लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसका पूरा रोने वाला शकल बन गया था। लेकिन वांगजिया वो उसको छोड़ नहीं रहा था और विंग रोए जा रहा था। उसके बाद 2 मिनट के बाद वो उसको छोड़ता है और विंग अपने मुंह को देखता है जो कि पूरा रेड हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे मधुमक्खियों ने उसके लिप्स को काट डाला हो। और वांगजी उसको एक डबल स्मिक दे रहा होता है और कहता है कैसा लगा, टिट फॉर टैट, तो आइंदा मुझसे पंगे लेने से बच के रहना। इतना बोल करके वो मॉकटेल वहां वापस ला करके विंग के पास रख देता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है हैव अ गुड डे लिटिल कैट। और इतना बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होता विंग का पारा भरा हुआ था वो मॉकटेल उठाकर सीधे वांगजी के ऊपर फेंकता और कहता है यू इडियट, यू बाउंसर बॉय, मैं तुम्हें देख लूंगा। और इतना बोलकर सीधे उसके ऊपर आता है, उसके बालों को नोचना स्टार्ट कर देता है और वांगजी ने उसको कमर से पकड़ा हुआ था भाई और उसके शर्ट को ऐसे ना तीर फाड़ रहा था, उसके बालों को चीर रहा था और वांगजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि विंग कर क्या रहा है। उसको पूरा बालों को नोच लेता है, उसके कानों को नोच लेता है और उसके कान के ऊपर बाइट भी कर लेता है एंड उसके बाद हाँफ रहा होता है। वांगजी कहता है बस हो गया, निकल गया गुस्सा। विंग कहता है हाँ निकल गया, मुझे नीचे उतारो। तो वांगजी कहता है हाँ, मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें। इतना बोलकर वो उसे सीधे ले जाकर दीवार से पिन कर देता है और कहता है तुमने जो मेरा उड़ा हुआ मुर्गा वाला हाल बनाया है तो इसे ठीक कौन करेगा? हाँ। विंग गुस्से में अभी भी खौफ कर रहा था और कहता मैं नहीं कर रहा तुम्हें, मुझसे दूर रहोगा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
वांगजी की ऐसी बकवास बातें सुनकर के विंग की ऐसी बकवास बातें सुनकर वांगजी को गुस्सा आ रहा था और कहता है देखो, इससे पहले कि मेरे गुस्से का लेवल बढ़े और मैं कुछ ऐसा वैसा कर दूं, मुझे ठीक करो, मुझे बाहर जाना है। विंग कहता है मैं नहीं कर रहा, और इतना बोल करके वो सीधे उसके नोच के ऊपर बाइट कर लेता है। अब जब वो नोच के ऊपर बाइट करता है तो विंग ऐसा करता था, सिर्फ ओलिवर वांगजी के मुंह से छोटा सा आह निकला था। और वांगजी अब ये देखता है कि विंग अभी भी गुस्से के मारे तिलमिला रहा होता है और उसको हटने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसको पूरे दीवार पे घुसा रखा था। वो हटे कहाँ, तो वांगजी कहता तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बोल करके वो सीधे उसके एडम एप्पल के ऊपर हमला करता है एंड देन उसको बाइट करता है, किस करता है, सब करता है, बाइट करता है, किस करता है, सब करता है एंड देन छोड़ देता है। अब जब वो ऐसा कर रहा था तो बेचारा हमारा, क्या ही बोले हम अभी हमारा जो लिटिल कैट था उसको बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रहे थे और वो बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को फर्स्ट पार्ट, क्या होगा इन दोनों बाउंसर बॉय का और साथ में ये लिटिल कैट का? तो देखने के लिए और सुनने के लिए और जानने के लिए बने रहे आरजे पूजा के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू ऑल माय लवली पराठास।